क्या भारत का नया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऑफिशियली बताए गए रेंज से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होने वाला है? इंडियन एयरफोर्स के टैंकर क्राइसिस क्या वॉर के टाइम एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट बन सकता है? भारत का दिव्यास्त्र मार्क 2 क्या फ्यूचर का सबसे खतरनाक ड्रोन बनने वाला है? और रशिया के न्यूक्लियर सबमरीन डिसीजन से भारत पर क्या असर पड़ने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत क्वाइटली एक नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जो कि फ्यूचर में हमारी स्ट्रेटेजिक डिफरेंस कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नया मिसाइल करंट अग्नि 5 से काफ़ी लाइट वेट होने वाला है, लेकिन खास बात ये कि इसका थियोरेटिकल रेंज इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब सिंपल भाषा में समझे तो ये पॉसिबल कैसे होने वाला है। अभी डीआरडीओ के इंजीनियर्स मिसाइल के स्ट्रक्चर में हेवी स्टील कंपोनेंट को रिप्लेस करके एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिस वजह से मिसाइल का टोटल वेट अभी करीब 20% के आसपास कम हो चुका है। वेट कम होने का डायरेक्ट फायदा ये है कि मिसाइल या तो ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है या फिर सेम पेलोड के साथ और ज्यादा दूर तक स्ट्राइक कर सकता है। इसी ऑप्टिमाइजेशन के चलते अभी एनालिस्ट का मानना है कि अग्नि 5 का एक्चुअल रेंज अभी 7000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। हालांकि ऑफिशियली इसको अभी भी 5000 किलोमीटर के आसपास क्लेम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को लेकर होने वाली है। अब सवाल उठता है कि इतने लाइटवेट मिसाइल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे अचीव किया जा सकता है? इसका जवाब है एडवांस प्रपल्सन सिस्टम और SLBM टेक्नोलॉजी, यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अभी भारत के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जैसे कि K5 SLBM और K6 SLBM से मिलने वाली टेक्नोलॉजी को लैंड बेस्ड मिसाइल में अडॉप्ट किया जा रहा है। अब SLBMs को सबमरीन के लिमिटेड स्पेस में फिट करना पड़ता है, जिस वजह से इनका डिजाइन हाईली ऑप्टिमाइज होता है, जिस वजह से ये लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और काफी एफिशिएंट होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अगर रोड मोबाइल मिसाइल में अप्लाई किया जाए तो ये एक छोटा लेकिन ज्यादा पावरफुल सिस्टम के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। ऑपरेशन लेवल पर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा मोबिलिटी में मिलने वाली है। ये मिसाइल टेल यानी ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से डिप्लॉय किया जा सकता है, जिससे ये कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है और एनिमी के लिए इसे ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। आज के टाइम पर न्यूक्लियर डिफेंस में सर्वाइबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है और रोड मोबाइल मिसाइल इसमें एक मेजर रोल को प्ले करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के एरियल रिफिलिंग कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक सीरियस कैपेबिलिटी गैप सामने आ रहा है, जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर फ्यूचर में टू फ्रंट का सिचुएशन होता है तो इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 18 मिड एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो एरियल रिफिलिंग एयरक्राफ्ट फाइटर जेट को हवा में ही रिफिल करने का काम करते हैं, जिससे इनका रेंज, एंड्योरेंस और मिशन टाइम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। यानी एयरक्राफ्ट बिना लैंड किए ही लॉन्ग ड्यूरेशन कॉम्बैट मिशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 6 ल्यूशन IL-78 MKI टैंकर मौजूद है, जिनकी ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी रेट 50% से कम पाया जाता है, जिसका मेन रीजन है एजिंग प्लेटफॉर्म, मेंटेनेंस इश्यूज, स्पेयर पार्ट की शॉर्टेज। खास करके इसके इंजन सपोर्ट को लेकर दिक्कत आती है, जिस वजह से इनका अवेलेबिलिटी रेट 50% के आसपास होवर करता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया अप्रोच को भी फॉलो किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ सभी 6 नए टैंकर एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान भी बनाया जा रहा है, जो कि बोइंग 767 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड करके बनाया जाने वाला, और ये MRTT रोल में मॉडिफाई किए जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक लिमिटेशन होने वाली, क्योंकि सिर्फ 6 टैंकर आने से भी भारत की टोटल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होने वाली। इसी वजह से एक सेकेंड लेयर सोल्यूशन पर भी काम किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के थ्रू डुअल रोल एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें एयरबस की A400M एटलस और C390 मिलेनियम जैसे प्लेटफॉर्म को कंसिडर किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में टैंकर और ट्रांसपोर्ट दोनों रोल में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसके अलावा इजराइल के साथ अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर रीफिलिंग पॉड और सिस्टम को भारत में ही डेवलप करने का प्लान भी बनाया जा रहा है, जिसे आगे चल के मॉड्यूलर MRTT एयरक्राफ्ट को डेवलप किया सकता है। यानी कि हमारे मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर में खरीदे जाने वाले किसी भी एयरक्राफ्ट को MRTT रोल में मॉडिफाई किया जा सकता है, जो कि फ्यूचर में हमको और एयरक्राफ्ट को टैंकर में कन्वर्ट करने में मदद करने वाला है।
अगला अपडेट भारत का नेक्स्ट जनरेशन स्ट्राइक यूएवी प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों अभी लखनऊ बेस्ड डिफेंस स्टार्टअप कंपनी होवरिट की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया, जहां पर उनके नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन दिव्यास्त्र मार्क 2 ने अपने टैक्सी ट्रायल को शुरू कर दिया है। अब दिव्यास्त्र मार्क 2 की बात करें तो ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं होने वाला है, बल्कि एक एडवांस्ड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक यूएवी होने वाला है, जो कि डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी में जाकर सर्वेलेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक दोनों मिशन को परफॉर्म कर सकता है। अगर इसके कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसका रेंज लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर के आसपास होने वाला है और एंड्योरेंस करीब 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक हो सकता है। मतलब ये ड्रोन बिना किसी फॉरवर्ड बेस के ही डायरेक्ट एनिमी एयर स्पेस के अंदर घुसकर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन को परफॉर्म कर सकता है। इसका क्रूजिंग स्पीड अराउंड 180 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है, लेकिन जब ये अटैक फेज में एंटर करता है यानी कि टर्मिनल फेज में पहुंचता है तो इसका स्पीड 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकता है। यानी कि पहले साइलेंटली टारगेट तक पहुंचता है और उसके बाद लास्ट मोमेंट में जाके हाई स्पीड स्ट्राइक को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका पेलोड होने वाला है। ये यूएवी 50 केजी से लेकर 100 केजी तक की पेलोड को कैरी कर सकता है, जिसमें एडवांस वॉरेट सेंसर या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक लॉइटरिंग मुनिशन नहीं होने वाला है या फिर कैमिकाजी ड्रोन नहीं होने वाला है, बल्कि एक मल्टी रोल स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म बन सकता है। अब यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज भी सामने आ सकता है। आजकल के मॉडर्न बैटलफील्ड में जीपीएस जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत ही कॉमन हो चुका है, जिससे ड्रोन का नेविगेशन सिस्टम खराब हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस सिस्टम में एडवांस सोल्यूशन दिया जा रहा है। दिव्यास्त्र मार्क 2 के अंदर अभी एआई बेस्ड स्वाम इंटेलिजेंस और जीपीएस डिनार्ड नेविगेशन सिस्टम कैपेबिलिटी दिया जा रहा है, जिस वजह से मल्टीपल ड्रोन एक साथ कोऑर्डिनेट करके अटैक को लॉन्च कर सकते हैं और बिना जीपीएस के भी अपना मिशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एनक्रिप्टेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी दिया जा रहा है, जिससे पूरा ऑपरेशन सिक्योर और इंडिपेंडेंट रहने वाला है। कुल मिलाकर एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि भारत अभी ट्रेडिशनल ड्रोन से आगे बढ़कर ऑटोनोमस लॉन्ग रेंज और नेटवर्क सेंट्रिक स्ट्राइक सिस्टम पर फोकस कर रहा है। और अगर ये प्लेटफॉर्म सक्सेसफुली ऑपरेशनल हो जाता है तो ये फ्यूचर वॉरफेयर में एक कॉस्ट इफेक्टिव डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। अगला अपडेट रशिया के सबमरीन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों अभी रशिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जा रहा है, जहां पर अगले 10 सालों में वो अपनी पुरानी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन फ्लीट को रिप्लेस करके सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन पर शिफ्ट होने वाले हैं। इस प्लान के अंदर रशिया अपने फ्लीट को मेनली प्रोजेक्ट 885 एसएन और अपग्रेडेड प्रोजेक्ट 885M यानी SNM क्लास की सबमरीन पर शिफ्ट करने वाली है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले रशिया के पास काफ़ी ज़्यादा सबमरीन थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे सबमरीन सोवियत तरह के पुराने प्लेटफॉर्म थे जो कि 1980s और 1990s के बीच में कमीशन किए गए थे। अभी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट इवॉल्व हो रहा है कि ये पुराने सबमरीन स्टेल्थ सेंसर और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी में काफ़ी पीछे पड़ गए हैं। इसी वजह से रशिया की तरफ से भी क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर फोकस करने का फैसला किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में रशिया के पास सिर्फ 10 से 12 एसएन क्लास सबमरीन्स होने वाले हैं, लेकिन हर एक सबमरीन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है। अगर एसएन क्लास की खास बात करें तो ये सबमरीन लो एक्यूस्टिक सिग्नेचर के साथ आने वाले हैं, मतलब इन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा इन सबमरीन में एडवांस सोनार सिस्टम और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल भी मौजूद होने वाले हैं, जिससे ये लैंड अटैक और एंटीशिप स्ट्राइक दोनों रोल को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस अपडेट का इम्पैक्ट भारत पर भी डायरेक्टली पड़ सकता है। जैसे कि रशिया अभी अपनी पुरानी सबमरीन्स को रिटायर करने वाला है, तो चांसेस है कि कुछ ओकुला क्लास की सबमरीन को भारत को लीज पर दिया जा सकता है। आपको पता होगा कि भारत पहले भी ओकुला क्लास की सबमरीन को लीज पर लेकर ऑपरेट कर चुका है और अभी भी एक एडिशनल सबमरीन को रशिया से लीज पर लेने की बातचीत किया जा रहा है। अब भारत का अपना एसएसएन प्रोग्राम अभी रियलिटी में बदलने में थोड़ा समय लगने वाला है, जिस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि इन टर्म सोल्यूशन के तौर पर अभी भारत रशिया के साथ एक और ओकुला क्लास की सबमरीन को लीज पर लेने के लिए बातचीत कर सकता है, क्योंकि अभी भारत के पास 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद हैं और हर एक बैटल ग्रुप के लिए हमें कम से कम एक एसएसएन की जरूरत पड़ने वाली है। कुल मिलाकर एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि रशिया का ये शिफ्ट एक बड़ा सिग्नल देता है कि फ्यूचर नेवल वॉरफेयर में नंबर्स नहीं बल्कि स्टेल्थ, सर्वाइबिलिटी और स्ट्राइक कैपेबिलिटी मैटर करने वाला है और भारत को भी यहाँ से अपनी इंडिजिनस एसएसएन को डेवलप करने को लेके कुछ मेजर पॉइंट्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।